हेलो स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। इसमें कह रहा है कि आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा कि एक कन्वेयर बेल्ट है। देखिए, ये कन्वेयर बेल्ट है और यहाँ पे एक टैंक है। इससे सैंड इस कन्वेयर बेल्ट पे फॉल कर रहा है। फिर कन्वेयर बेल्ट इस सैंड को उठा के इधर फेंक दे रहा है। A conveyor belt collects sand and transport it to high attach as shown in the figure. The sand fall on the belt with the negligible speed at constant rate mu mass per unit time. The friction between the belt and the sand particle is so high that the sand particle stops sliding almost instantaneously. After they hit the belt, the acceleration to gravity is g. Now, 21. What should be speed of the belt be for the least possible driving force on the belt applied by the motor? कह रहा है कि अब इसमें देखो क्या होता होगा। ये जो सैंड है इस हॉपर के थ्रू इस बेल्ट पे गिर रहा है और ये जो बेल्ट है वो इस सैंड को कलेक्ट करके ऊपर को ले जाके ऐसे फेंक रहा है। तो पता करना है कि इस बेल्ट की स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि इस सैंड को ऊपर ले जाने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा ये मोटर, वो कम से कम करे। ठीक है। तो देखिए, इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले पता करते हैं इतने पार्ट की एबीडी बनाते हैं। जो सैंड है ना, सैंड के पार्टिकल की एबीडी बनाते हैं। ये सैंड के लेयर है, ये पूरा पूरा सैंड है, एबीडी बनाएंगे। तो इस पे जो सैंड का मास m है, तो ये फोर्स कितना आएगा। अगर मैं कह दूं कि ये वाला एंगल मान लो थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, तो ये फोर्स क्या आएगा, एम जी साइन थीटा बनेगा। दूसरा, ये जो सैंड इस पे गिर रहा होगा और सैंड को गिरने की वजह से सैंड को इसके ऊपर गिरने की वजह से अचानक से, चूंकि सैंड की वेलोसिटी जीरो थी और इस पे गिरते ही अचानक वेलोसिटी भी हो जा रही है। अगर मैं कहूं कि इसका बेल्ट की स्पीड भी है, तो अचानक से स्पीड अगर भी हो जा रही है, इसका मतलब कि सैंड के वजह से इस प्लेट पे एक थ्रस्ट फोर्स काम कर रहा होगा और वही थ्रस्ट फोर्स इस सैंड को आगे की ओर वेलोसिटी भी प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है। और जो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होती है, सेंटर ऑफ मास से पढ़ा जाता है। दिस थ्रस्ट फोर्स इज v रिलेटिव dm by dt। थ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू होती है, दिस वन इज v रिलेटिव dm by dt। ओके। तो v रिलेटिव क्या है, सैंड की वेलोसिटी पहले जीरो थी और थ्रस्ट की वेलोसिटी भी है, सेंड कर रहा हूं, इस बेल्ट की वेलोसिटी भी है। तो इस बेल्ट के फ्रेम से इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, v तो आएगी। इसके फ्रेम से इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, v आएगी। तो v रिलेटिव इज v। और dm by dt वो देख रखे हैं, मास पर यूनिट टाइम इज म्यू, तो यहाँ पे म्यू मल्टीप्लाई कर दो। तो थ्रस्ट फोर्स इसके ऊपर जो यहाँ पे लग रहा होगा, दिस थ्रस्ट फोर्स इज म्यू इंटू v, ये आ गया। और mg साइन थीटा का फोर्स ये है। तो जो इसके ऊपर नेट फोर्स काम कर रहा होगा, दैट नेट फोर्स इज म्यू v प्लस mg साइन थीटा। अब हमारा दिमाग काम कर रहा है इस m में, कि ये वाला जो मास है, बेसिकली ये जो मास है इसके ऊपर, वो मास कितना है। तो देखो, ये जो मास होगा मैं इसको लिख सकता हूँ, इस मास को जो कैसा आएगा, ये हाइट h के बराबर है, ये हाइट h के बराबर है। अगर हाइट h है तो ये हाइपोटेनस कहलाएगा। तो इस और ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो इस हाइपोटेनस का लेंथ कितना होगा, h कोसेक थीटा। अगर ये h है तो हाइपोटेनस का लेंथ क्या होगा, h कोसेक थीटा, क्योंकि दिस इज h, this one is h, then this is theta, then what is this length, it is h cosec theta। तो लेंथ हो गया h cosec theta और ये पर सेकेंड में यूनिट टाइम में यह मास गिर रहा है। तो यहां से लेके यहां तक जो सैंड फैला हुआ है वो किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक जाने में सैंड को कितना टाइम लगा, मान लो t टाइम लगा। सैंड को यहां से यहां तक जाने में मान लो t टाइम लगा, तो t टाइम लगा, तो t टाइम में कितना मास इसके ऊपर आ जाएगा म्यू इंटू टी के बराबर, क्योंकि म्यू मास पर यूनिट टाइम है और यहां से यहां तक सैंड को जाने में t टाइम लगा, तो इसके ऊपर टोटल मास क्या आएगा, म्यू इंटू टी आएगा। और t किसके बराबर होगा, t बराबर होगा इस लेंथ को इस स्पीड से डिवाइड कर दो तो टाइम आ जाएगा। ये लेंथ क्या होगा, अगर ये h है तो बनेगा h कोसेक थीटा, तो देन दिस वन इज
एच कोसेक थीटा एंड डिवाइड बाय स्पीड v। तो टाइम आ गया म्यू, ये बन गया मास बेसिकली। इस मास को, ये मास बन गया, इस मास को उठा के तुम यहाँ प्लेस कर दो m की जगह पे, तो इससे f की वैल्यू आ जाएगी दिस इज म्यू v प्लस म्यू h अपान v कोसेक थीटा m की जगह पे लिख लिया, फिर g साइन थीटा, g साइन थीटा, इसे साइन कोसेक को कैंसिल आउट कर देगा, इससे f की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज म्यू v प्लस म्यू h अपान v आ गई। अब कह रहा है इस f को मिनिमाइज करना है, मिनिमम फोर्स निकालना है। अगर मिनिमम फोर्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम पे डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो मैं लिखूंगा फॉर f मिनिमम df अपॉन dv विल बी 0, दैट इज 0 इक्वल्स टू म्यू बनेगा। और यहाँ से क्या आएगा, दिस वन इज, अच्छा इसमें g का टर्म भी बचा रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ से आएगा म्यू एच जी अपॉन v स्क्वायर, v का पावर -1 बनेगा ना, v का पावर -1 बनेगा, और एक माइनस साइन और यहाँ पे आ जाएगा प्लस की जगह पे, तो -1 बन जाएगा। अब ये 0 किया है तो इसको इधर भेज दीजिए, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इससे v की वैल्यू आ जाएगी, दिस वन इज रूट जी एच एंड दिस वन इज आंसर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस बेल्ट की स्पीड रूट जी एच के बराबर होगा तो उस केस में इस कन्वेयर बेल्ट को कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा और ये सैंड यहां से यहां तक चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बी पार्ट दिख रहा है, मैंने मार्क कर दिया। इसके बाद कह रहा क्वेश्चन 22, व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द belt when the motor is applying least possible driving force। ठीक है, तो इस फोर्स की वैल्यू निकाल लो, इस वैल्यू को प्लेस करके रूट जी एच को, तो इससे जो फोर्स की वैल्यू आएगी दिस वन इज म्यू भी, म्यू इंटू भी, तो भी रूट जी एच प्लेस करो तो बनेगा म्यू रूट जी एच प्लस ये कितना है म्यू एच जी अपान भी, तो भी की जगह पे एक बार फिर इस भी की जगह पे एक बार फिर रूट जी एच प्लेस करो, ये भी उठा के यहाँ प्लेस कर दो, तो रूट जी एच इसको कट करेगा तो फिर क्या बनेगा, म्यू रूट जी एच बनाएगा। देन लिस्ट फोर्स इज ट्वाइस ऑफ म्यू रूट जी एच। अच्छा 22 में पावर क्या होता है, व्हाट इज द पावर इज नथिंग बट फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फिर फोर्स इतना है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगे, अब वेलोसिटी ये वैल्यू हो जाएगी 2 म्यू रूट जी एच इनटू वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में वेलोसिटी रूट जी एच दिया गया है, इसको उठा के अगेन यहाँ पे प्लेस कर दो यहाँ पे, तो इससे पावर की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 2 म्यू और अगेन जी एच, जी एच बन जाएगा, तो 2 म्यू जी एच। तो देख रहे हो डी पार्ट में, तो आंसर इज डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में कह रहा है, देखो व्हाट इज द पावर डेसिपेटेड बाय द सैंड बेल्ट सिस्टम व्हेन द मोटर इज अप्लाइंग लिस्ट पॉसिबल ड्राइविंग फोर्स। कह रहा है कि इसमें कितना यहाँ पे हीट डेवलप हो रहा होगा, डेसिपेट हो रहा होगा। तो जो भी हीट डेसिपेट होता है दिस इज बिकॉज ऑफ द थ्रस्ट फोर्स, क्योंकि थ्रस्ट कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है। तो जब यहाँ पे सैंड गिर रहा होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब सैंड गिर रहा होगा तो यहीं पे हीट डेसिपेट होगा। हीट कितना डेसिपेट होगा ये निकाल लेते हैं। हीट डेसिपेट किसके बराबर होगा, देखो हीट डेसिपेट किसके बराबर होगा, देखना थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी है, म्यू भी है, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू म्यू भी है, तो थ्रस्ट फोर्स का पावर क्या होगा, मैं लिखा पावर ऑफ थ्रस्ट फोर्स, ये कितना आएगा म्यू भी इंटू भी, इट इज म्यू भी स्क्वायर। ये थ्रस्ट फोर्स का पावर बन गया, भाई म्यू भी को भी से मल्टीप्लाई कर दिया, थ्रस्ट फोर्स का पावर बन गया, तो ये पावर बन गया। अब ये जो पावर है यही बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे जो सैंड गिर रहा है उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। तो dt टाइम में जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही होगी dk, इट इज व्हाट, इट इज काइनेटिक एनर्जी dk इज हाफ dm इंटू v स्क्वायर। इतनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अगर सैंड पार्टिकल का मास dm है और dm मास को v स्पीड मिल रही है, तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 थी, तो उसने कितना काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया, हाफ dm इंटू v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया। किसने, सैंड ने। जो सैंड इसके ऊपर गिर रहा है, जो सैंड यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे सैंड गिर रहा है,
उस सैंड ने कितनी एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी गेन की, तो हाफ dm इंटू वी स्क्वायर। तो अगर उसने हाफ dm इंटू वी स्क्वायर गेन कर लिया तो इसका पावर क्या आएगा, dk बाई dt। यहाँ पे लगा दो dm बाई dt, तो dm बाई dt नथिंग बट म्यू, ये बन गया हाफ म्यू वी स्क्वायर। इतना काइनेटिक एनर्जी कौन गेन कर रहा है, सैंड पार्टिकल गेन कर रहा है पर सेकेंड। और जो ड्राइविंग फोर्स है, जो थ्रस्ट फोर्स है, वो वर्क कितना कर रहा है, म्यू वी स्क्वायर पर वर्क कर रहा है। और इतना पार्ट काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है सैंड के पास, तो बाकी पार्ट कहाँ गया, हीट लॉस में गया। तो जो हीट लॉस की वैल्यू आ रही होगी वो इसमें से इसको घटा दो, इट इज म्यू वी स्क्वायर माइनस हाफ म्यू वी स्क्वायर, देन दिस वैल्यू इज हाफ म्यू इंटू वी स्क्वायर। अब वी की वैल्यू आपने रूट जी एच निकाली है, तो उठा के आप रख दीजिए, तो वैल्यू हो जाएगा 0.5 म्यू जी एच, एंड दिस वन इज आंसर जो कि सी पार्ट में दिख रहा है। ओके, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो ये बता रहा था बेसिकली कि इस केस में कितना हीट डेवलप हो रहा है यहाँ पे सैंड को गिरने की वजह से। और मैंने कैसे निकाला, सबसे पहले मैंने थ्रस्ट फोर्स का पावर निकाल लिया, उसके बाद मैंने क्या किया कि कितना काइनेटिक एनर्जी गेन हो पा रहा है, तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वही हीट में कन्वर्ट हुआ होगा। ओके।